कॉमन मिस्टेक्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि मतलब एक सब एडिटिंग पढ़ाने वाले शख्स के लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है कि एक कोर्स में आप कई सालों का निचोड़ कैसे पेश करेंगे। और सब एडिटिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक कोर्स में समझाई जा सके। जो लोग सब एडिटिंग करते हैं वो यही बात जानेंगे कि सब एडिटिंग इतनी आसानी से नहीं सिखाई जा सकती। उसका एक शॉर्टकट मैंने ये निकाला है, कॉमन मिस्टेक्स बता दूँ कि अखबारों में हमारे क्या गलत छप रहा है, या ये कि अखबारों में छप रहा हो या ना छप रहा हो, हमारे राइटर्स जो हैं वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं अंग्रेजी में भी उर्दू वाला पहले कर लें तो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे और वो जल्दी से भी हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने नोट ये किया है कि कॉमन मिस्टेक्स उर्दू मुकमुका। अब जितने भी हमारे क्लास के जितने भी क्लास में लोग ये लेक्चर देख रहे हैं वो ये बता सकेंगे कि मुकमुका जो है वो कोई अच्छा लफ्ज़ है जो हमको इस्तेमाल करना चाहिए, यानी क्या मुकमुका इस्तेमाल करना चाहिए? जवाब दें आप लोग। नहीं सर। तो फिर इसकी जगह क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए? एनीवन? कोई आइडिया कि मुकमुका की जगह और कौन सा लफ्ज़ उर्दू का, जो कि देखिए ये एक्चुअली पंजाबी लफ्ज़ है, पता नहीं कहाँ से आया है ये, मगर हमारे चैनल्स पे इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? सर ये डील को कहते हैं ना सर? हाँ, तो अब उसके लिए एक खास उर्दू का लफ्ज़ मौजूद है जिसका नाम है गठजोड़, या उससे करीबी कोई आप लुग़त खोलें, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा लफ्ज़। गठजोड़ के तौर पे कर लें, गठजोड़ तो मुझे मुनासिब लफ्ज़ लगता है। तो मुकमुका का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, वजह क्या है? मतलब उसको मतलब खबर को वो करना है, मतलब उसमें फनी एलिमेंट डालना है या ह्यूमर पैदा करना है खबर में। तो जर्नलिज्म में जो है ना ह्यूमर डालने की ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई? अगर ये सीरियस काम है तो उसको सीरियसली किया जाए। अच्छा, फिर ये होता है कि हुकूमत फंस गई। अब ये उर्दू कहाँ बताएंगे कि फंस गई जो है वो हुकूमत मुश्किलात का शिकार हो गई, फंस गई। मुझे जो है ना ये कुछ बहुत अच्छा इस्तेमाल नहीं करता। मुकमुका भी इसी लिहाज से जो है ना वो मुझे, मैं तो एडवाइस नहीं करूँगा कि कोई मुकमुका इस्तेमाल करे। जब फंस गई, हुकूमत मुश्किलात का शिकार हो गई, ये लिख सकते हैं इत्मीनान से, हमारे पास मौजूद है ये मतलब ऑल्टरनेटिव। इस तरीके से लिखा जाता है, जो अच्छी उर्दू लिखते हैं वो फंस गई वगैरह से, लोग यदि फंस गई में नहीं फंसेंगे मतलब वो कोशिश करेंगे कोई जो है ना कोई मुनासिब किस्म का जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, ऐसे इस्तेमाल किए जाएँ जिससे कि ये ना हो कि भाई बाज़ारी ज़ुबान। अच्छा, देखिए उर्दू को आम आम ज़ुबान बनाना, और ये कि उर्दू में अगर हम बातचीत करते वक़्त अंग्रेज़ी का इस्तेमाल भी करते हैं और मैं भी करता हूँ, वो हम अपने राइटिंग में भी लाना चाहते हैं, वो एक दूसरी बात है। मगर ये आमियानापन जो है, अक्कड़पन, ये नहीं आना चाहिए। मेरी राय तो यही है कि आपको ऐसा लगे कि जैसे कि सहाफ़ी में और किसी आम शख्स में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। आप कॉमन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, मगर ये कि मतलब हर कोई आपके बुलेटिन को देखे समझे, वो एक दुरुस्त बात है, वो एक अच्छी आपकी कोशिश है। मगर ये कि बिल्कुल ये हो जाए कि आप मतलब सहाबत की जुबान भी वही हो जाए जो कि बिल्कुल बाजार की जुबान है, तो फिर वो बाजार की जुबान मजीद गिरेगी और क्या होगा। मतलब कोई ना कोई एक तबका ऐसा होना चाहिए जो उर्दू की रखवाली करेगा, उर्दू की पासदारी करेगा। तो वो भी जिम्मेदारी किसके ऊपर आए, होगी हुकूमत पे? नहीं, ज़राए अबलाग को, मतलब जो लोग मास कम्युनिकेशन में हैं उनकी जिम्मेदारी है। जो लोग मास कम्युनिकेशन से अपनी बात, मास कम्युनिकेशन के जरिए अपनी बात को
दिलाना चाहते हैं वो उर्दू की पासदारी भी वही करेंगे, पक्कापन और पासदारीपन नहीं आने देंगे। तो इसलिए फंस गई मुकमुका, ये हमें तो कम से कम पसंद नहीं है। आप लोग सर इसमें एक इशू भी है ना, जी जैसे कि हमारे यहाँ जो जो मोस्टली जो उर्दू स्पीकिंग है, जिनकी है ही मदर टंग उर्दू है, वही उर्दू सही नहीं बोलते, तो फिर जिनकी उर्दू नहीं है वो कैसे सही बोलेंगे? तो सवाल ये पैदा होता है कि कोई तबका आगे बढ़ के जो है ना उर्दू को ओन तो करेगा ना, उसकी रखवाली तो करेगा। क्योंकि मैंने उर्दू स्पीकिंग को ही देखा, वही कराची को कराची बोल रहे होते हैं, और नहीं नहीं बहुत सारी चीजों में जो है मगर मगर बात यह है कि देखिए ना, अगर एक इशू ये है कि लीडर लीडर जो है वो लीड करेगा या फॉलो करेगा, ये लीड ही करना बड़ा चाहिए सर। इशू है। देखें सुने, एक बहुत बड़ा इशू ये है कि लीडर जो है अगर ओपिनियन पोल करता है ना, सर्वे करता है कि कौन से इशू के ऊपर मुझे सपोर्ट मिलेगा, यानी ट्रंप और रेगन में क्या फर्क है, ट्रंप और क्लिंटन में क्या फर्क है। अगर आप वही जुबान बोलेंगे जो कि आपका वोटर बोलता है, तो फिर लीड कौन करेगा। ये सहाफी हजरात को भी यही सोचना होगा। ठीक है, हम अपने ज़राए अबलाग व आमा को इतना आम करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें, मगर एट द सेम टाइम हमें उर्दू की रखवाली भी करनी है, उर्दू की पासदारी भी करनी है। अगर हमने वो बोलना शुरू कर दिया जो बिल्कुल बाजार में बोला जाता है, तो फिर वो जो बाजार में जो बोलने वाले लोग हैं वो उसी को असल उर्दू समझेंगे और फिर उससे नीचे जब गिरने की कोशिश करेंगे तो क्या फिर उनको फॉलो किया जाए। लीडर है तो लीड या फॉलो, ये फर्क है दोनों। चलें आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, नाजायज तजावुजात। तजावुज का मतलब ये हुआ कि एक्सेस, अपने हद से बढ़ जाना, तजावुज का मतलब ये जो मेरी समझ में आता है, लेकिन मैं उर्दू का एक्सपर्ट नहीं, अंग्रेजी का भी नहीं, ठीक है। मगर तजावुज करना खुद एक नाजायज चीज है, इसके साथ नाजायज का इजाफा जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है इस चीज की। तजावुजात हैं, मतलब ये कि वो उन्होंने हद से तजावुज किया। तो नाजायज तजावुजात थोड़ा सा इजाफी, यानी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कि ये वर्ड ही यूज है कि आप वो है ना कि जैसे हम अंग्रेजी में एग्जाम्पल देंगे अभी अभी तो उर्दू के चंद एग्जाम्पल जो मेरे जहन में आए हैं, क्योंकि मैं उर्दू का एक्सपर्ट नहीं हूँ, साथ में ये भी कह दूँ कि अंग्रेजी का भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर ये कि कुछ चीज़ें मैंने जो उर्दू टीवी पे नोट की हैं वो उनमें से चंद मैंने अभी यहाँ लिखी है। और क्योंकि उर्दू टाइपिंग नहीं कर सकता तो मैंने रोमन में लिखी है। मगर तजावुजात के साथ जो है ना मजीद इजाफा करने की जरूरत शायद नहीं हो। डिक्शनरी इसकी देख लें, लोग साहिल समुंदर, ये बिल्कुल वैसा है जैसे फूलों का गुलदस्ता, संगमरमर का पत्थर, ये तो कॉमन है ना कि ये मिस्टेक है। साहिल काफी है, साहिल होता ही समुद्र के बारे में, ठीक है। उसके बाद फूलों का गुलदस्ता, कोई जरूरत नहीं है फूलों का लिखने की, गुलदस्ता काफी है। हेडलाइंस आप देखें, हर हर बुलेटिन जो स्टार्ट होता है उर्दू टीवी पे वो हेडलाइंस लिखा होता है। किसने इजाद किया, खबरें नहीं लिख सकते थे, सुर्खियां नहीं लिख सकते थे। उर्दू उर्दू बिल्कुल तही दामन हो गई कि अब जनाब यानी हेडलाइंस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास। जस्ट देखिए, सब एडिटर और खासतौर से टीचर का काम ये है कि आपको सोचने पे मजबूर कर दूं मैं। अब आप सोचें, मैं गलत भी हो सकता हूं, मगर सोचें तो सही। किसी सोचने समझने के नतीजे में जाकर के आप मेरी बात को रद्द करें तो मैं आपके साथ हूं, और मुझे कन्विंस भी कर लेंगे आप। अगर कर लेंगे लोकल दिखा के तो मैं मान लूंगा कि भाई मेरी गलती होगी, मुझसे गलती होगी, ठीक है ना। तो मेरा सिर्फ काम यह है कि एक बीज मैं बो दूं आपके जहन में कि भाई लुगत देखना चाहिए, बस मेरा काम हो गया। अगर ये मैं आपको इस बात पर आवाज़ा कर लूँ कि आप बात बात पे डिक्शनरी खोल के डिक्शनरी से इस्तिफादा करेंगे और डिक्शनरी से सीखेंगे और डिक्शनरी की को मानेंगे, तो मेरा काम हो गया। तो मैंने तो बीज बोना है ना बस।
तो सिर्फ मैं आपको सोचने समझने पे मजबूर करना चाहता हूँ कि हेडलाइंस क्यों लिखी जाती है। जियो में भी यही है, उसके बाद अच्छा क्योंकि जियो ने स्टार्ट कर दिया कोई हेडलाइंस लिखी। अच्छा फिर आप जितने भी आपके वो हैं, इतने तो नहीं है, सारे के सारे तो नहीं होंगे, मगर आप देखें ना टॉक शोज के नाम जो है वो अंग्रेजी में होते हैं। उर्दू चैनल है, अंग्रेजी में नाम है 11th आवर। क्यों भाई? उर्दू में आपको कोई अच्छी तरकीब नहीं मिली, ठीक है 11 बजे स्टार्ट होता है, बड़ा क्लेवर नेम है वो, अच्छा अच्छा खूबसूरत। अंग्रेजी का प्रोग्राम होता है 11th आवर लिखते तो हम भी तारीफ करते हैं, अभी भी करते हैं कि नाम अच्छा है। मगर सवाल मेरा ये है, जो मैंने बीच बोलने की बात की, तो सवाल मेरा ये है कि क्या उर्दू में ऐसी तरकीब नहीं मिल जाएगी आपको कि जिसमें आप अपने टॉक शो का टाइटल जो है कैपिटल टॉक, तो भाई क्यों उर्दू में नहीं है? मुज़ाकरा, मज़ाकरा, कितना अच्छा नाम, और उसमें वर्ड प्ले भी बड़ा क्लेवर। यही है कि खबरनाक है ना, वो तो ठीक है मलैया प्रोग्राम है, मगर ये कि उन्होंने कम से कम कुछ सोच विचार के बाद एक नाम तो रखा ना उर्दू। बहरहाल ये एक जुमला मोतरज़ा आप समझ रहे कहीं से मलबा डाल दिया, मतलब किसी ने किसी को ब्लेम किया, किसी ने किसी पे इल्जाम लगाया, मलबा डाल दिया। मलबा को लुगत में पढ़े तो क्या उन मानों में, जिन मानों में ये इस्तेमाल हुआ है मलबा डाल दिया, ये ब्लेम करने की सेंस, किसी पे इल्जाम लगाने के सेंस, ये होता है इस्तेमाल, होना चाहिए लुगत देखें। और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे ठीक है। क्लीशे, क्लीशे क्या, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत जल्दी जो है ना टाइम गुजर जाता है और वो क्लास दूर रह जाती है और रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। क्लीशे, ठीक है, क्लीशे इसको कहते हैं कि एक चीज जो है वो किसी ने लिखी थी बहुत क्लेवर, बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छा किसी ने जो है वो भाषा इस्तेमाल किया और वो बात अच्छी लगी, किसी ने जो है वो दो जुमले ऐसे कह दिए जो कि अच्छे लगे, मगर अब वो सोचे समझे अंदाज में हर जगह फिट करने की कोशिश की, उसी तरकीब, उसी उन्हीं अल्फाज, उन्हीं उसमें देखिए ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, हो सकता है कि करेक्ट हो, और अगर इतना मशहूर हो गया है जुमला और या ये कि फ्रेज के 2-3 अल्फाज का एक मुरक्कब सा बन गया है जो कि बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है और है वो ठीक ग्रामेटिकली, मगर वो अब बगैर सोचे समझे इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि अपनी अहमियत खो जाता है। जैसे सर जी, जी सर आपकी आवाज ना बहुत हॉलो होना शुरू हो गई है, बहुत ज्यादा गूंजती भी आ रही है। अच्छा तो मैं थोड़ा और करीब हो जाता हूँ भाई जिससे कंप्यूटर के, तो शायद कुछ, थैंक यू सर। अच्छा कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए। अच्छा दूसरी बात यह है कि क्लीशे ये है कि जैसे पाकिस्तानी टीम को, इंडियन टीम को हमेशा सूरमा कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई भारतीय सूरमा, और पाकिस्तानी टीम को शाहीन कहते हैं। मैं कहता हूँ कि गलत नहीं कहते, शाहीन कहना चाहिए, मगर हर दफा, तो हर दफा जो है ना जब इस्तेमाल होता है ना तो फिर ये बेचैनी सी होनी शुरू हो जाती है कि शायद इनके पास और कोई अल्फाज नहीं है, या और सोचना नहीं चाहते, वो एक मुरब्बा तरीका है पाकिस्तानी टीम को। अच्छा, और वो जो सूरमा है उनको धूल चटाते हैं हमेशा, और शाहीन जो है वो कभी धूल नहीं चाटता। ऐसा क्यों है? मतलब ये क्लीशे जो है ना, क्लीशे का मतलब ये है कि वो उर्दू के वो अंग्रेजी के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, वो कहते थे कि भाई ओरिजिनल राइटिंग उसको कहते हैं जो इससे पहले किसी ने ना लिखी हो, उसको कहेंगे ओरिजिनल राइटिंग। बाकी आप अगर मतलब ये कि अगर कोई रिपोर्टर 400 अल्फाज अंग्रेजी सीख लेता है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा रिपोर्टर समझ लेता है, और वो उसी अंदाज में लिखते हैं कि पाकिस्तान में तो कोई मरता नहीं है, सब एक्सपायर होते हैं। तो एक्सपायर तो दवाएं होती हैं, पाकिस्तान में कोई मरता ही कोई नहीं है, डेड डेड लिखते नहीं है, पता नहीं क्या वजह है। अच्छा खैर चले, ये तो क्लीशे, क्लीशे का सिर्फ ये है कि
ग्रामेटिकली हो सकता है सही हो, मगर आप उसको क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते, नई तरकीब नहीं निकालना चाहते, तो आप वो पुरानी तरकीबें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये उर्दू में मुझे कुछ समझ में आया, तो ये मैंने लिखा है। इसमें जो है ना वो हो सकता है जो है वो कुछ चीज़ों से आप इत्तेफाक करें, कुछ चीज़ों से ना करें। अच्छा, अंग्रेजी में जो चीज़ें मुझे गलत लगती हैं, और ये आप डिक्शनरी चेक करने, रैली को इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेजी अखबारों में इस तरह से, गोया के कोई जुलूस जो है, जुलूस को रैली लिखते हैं। उर्दू में तो आ गया है, उर्दू में रैली लिखते हैं जुलूस को, अब जुलूस नहीं लिखा जाता, अब रैली लिखा जाता है। अब वो उर्दू में आ गया, मगर ये कि अंग्रेजी डिक्शनरी जब आप इसको देखेंगे तो अंग्रेजी जब डिक्शनरी देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि रैली जो है, रैली एक्चुअली जलसा है, जुलूस नहीं है। एडवांस यानी लर्नर्स डिक्शनरी आप जब देखेंगे तो आप ये यानी आपको जान के हैरत होगी कि डिस्क्रिप्शन में, डेफिनेशन में रैली के सामने वो ये लिखते हैं कि इट्स ए पब्लिक मीटिंग, इट्स ए मीटिंग। तो मीटिंग तो चलते हुए नहीं हो सकती, तो ये मेरा ख्याल है गलत है। इसको जो है ना, या तो आप प्रोसेशन लिखें या कुछ और लिखें, रैली। और ये बड़े बड़े अखबारों में, इंक्लूडिंग डॉन में मैं कहता रहता हूँ, चेंज जितना मुमकिन हो सकता है चेंज करता रहता हूँ, मतलब बहुत सारे रिपोर्टर्स रैली लिखते हैं और रैली को प्रोसेशन समझा जाता है। प्रोसेशन की मानों में रैली को लिखा जाता है और रैली जो है ना उसी तरह से चलता है। अरेस्टेड फ्रॉम गलत इसलिए लगता है कि ये मतलब ये कि ये डायरेक्ट तर्जुमा लगता है कि उसको कराची से गिरफ्तार किया, जबकि अंग्रेजी जुबान इस तरह से बिहेव नहीं करता है। वो अंग्रेजी जुबान इस तरह से बिहेव करती है कि ही वॉज अरेस्टेड इन कराची। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो है वो पता नहीं कहाँ से ये आया, मेरा ख्याल है उर्दू से ही आ गया है, और उर्दू से ही हमने सीख लिया है कि कराची से उसको गिरफ्तार किया गया, इसलिए अरेस्टेड फ्रॉम जो है लिखा गया। मेरा ख्याल है गलत है, अरेस्टेड इन। ये हम लोगों ने काफी हद तक डॉन में ठीक कर लिया है, मगर दूसरे अखबारों में हमें नजर आता है। अश्योर्ड दैट, अच्छा, अश्योर्ड दैट में प्रॉब्लम यह है कि जब तक इसमें ये ना लिखा जाए अंग्रेजी में कि किसको अश्योरेंस दी और किसने दी, जब तक ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रॉमिस्ड दैट इज ए बेटर यूज, प्रॉमिस्ड दैट इज ए बेटर यूज। अच्छा, अश्योर्ड हिम दैट, वो सही है। जब तक आप हिम नहीं लिखेंगे, जब तक ये जो है ना गलत लगता है, मेरी नजर में गलत है। अच्छा, अब एग्जामिनेशन, किसी ने इम्तहान दिया, किसी ने इम्तहान दिया, उसको जो है ना अंग्रेजी में लिखते हैं ही टुक एन एग्जामिनेशन। उर्दू का बिल्कुल उलट है कि हम जब लिखते हैं ना कि उसने इम्तहान दिया, उर्दू में जब हम कहते हैं, तो इसको जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो वो बनेगा ही टुक एन एग्जामिनेशन या ही सैट एन एग्जामिनेशन। और इम्तहान देता कौन है? एग्जामिनर। So the teacher gave the examination. Teacher gave the examination. Correct usage. Teacher gave the examination. Student took the examination. Yes, sat the examination. ठीक है। अच्छा, announce to गलत है। announce to हम अखबारों में देखते हैं, बहुत से अखबारों में देखते हैं, कभी कभी डॉन में भी चलता है। हालांकि इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं सबको, सब एडिटर्स को भी, कि भाई अनाउंस टू नहीं करते हैं। Announce that People's Party announced to, गलत है, ठीक यूसेज नहीं है। People's Party announced that it would, it will,
इट वुड होगा क्योंकि पास में है। तो ये अनाउंस्ड टू की तरकीब आपको कहीं पे नजर आए ना तो आप समझ लेंगे गलत है। अच्छा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ऑल्सो इंक्लूड्स, ऑल्सो और इंक्लूड एक ही जुमले में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत रेयर ओकेशंस हैं जहां पे कि ये अलाउ होगा। या तो आप ऑल्सो लिखें या इंक्लूड्स लिखें। द एजेंडा इंक्लूड्स या एजेंडा ऑल्सो हैज, एजेंडे पे ये चीज भी शामिल है। अच्छा भी और शामिल ये एक साथ लफ्ज, ये थोड़ा मुझे डाइसी लगता है। ये आप इंक्लूड्स लिख दें, एजेंडा इंक्लूड्स फला फला फला, बिल्कुल ठीक होगा। 10 मिनट रह गया है, मैं इसको अपग्रेड कर देता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा अच्छा, आप जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लाइक, जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा, लाइक और एक्सेट्रा एक जुमले में नहीं आना चाहिए। यानी बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कि कोई ये कहे कि मतलब ये कि आप अगर ये लिख रहे हैं कि अदर एग्जाम्पल्स सच एज, अदर एग्जाम्पल्स सच एज, उसके बाद आप एग्जाम्पल्स दे दें दो का, उसके बाद एक्सेट्रा नहीं लिखें। एक तो ये कि ना ऑनलाइन में ना बहुत लिमिटेशन होती हैं, समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बोर्ड पे जो है ना आदमी बेहतर समझा लेता है, मगर ये कि एक जुमले में आप इसको, अगर मैं इस गलती को मैं बयान करूं तो वो ये है कि लाइक और एक्सेट्रा एक ही जुमले में, सच एज एंड एक्सेट्रा शुड नॉट बी यूज्ड इन द सेम सेंटेंस। एक्सेट्रा का मतलब क्या है? वगैरह। तो एक्सेट्रा का मतलब ये है कि वो मतलब खाने में दाल भी थी, चिकन भी था, वगैरह वगैरह। तो ये तो ठीक हो गया, एक्सेट्रा का इस्तेमाल, यानी वगैरह की जगह अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं और एक्सेट्रा लिख देते हैं कि एट द डिनर टेबल देयर वाज चिकन, देयर वाज रोटी एक्सेट्रा। ठीक है, ये तो सही हो गया। मगर एट द डिनर टेबल देयर वाज सर्टेन डिशेस लाइक चिकन, दाल, रोटी। अब यहाँ पे एक्सेट्रा इस्तेमाल नहीं। तो ये कॉमन मिस्टेक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये बहुत छोटा है। अच्छा, इट्स के बारे में क्या ख्याल है? देखिए अपॉस्ट्रोफी एस जो है, इट्स का मतलब ये है कि ITS या IT अपॉस्ट्रोफी एस। देखिए अपॉस्ट्रोफी के बारे में हम अक्सर ये समझते हैं कि ये मतलब पोजेसिव है, पोजेसिव फॉर्म है किसी चीज का। कि अगर निजाम से लिखा जाए, निजाम NIZAM अपॉस्ट्रोफी एस, इसका मतलब है कि निजाम की किसी चीज के बारे में बात करती है। तो इट अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब ये समझा जाए, हो सकता है लोग ये समझ रहे हों इट के बारे में, यानी अगर कोई कैट है तो इट का पॉ, इट का पैर, यानी कैट का पैर। तो IT अपॉस्ट्रोफी एस जो है वो पोजेसिव फॉर्म है कि इट के बारे में, इट की कोई चीज, उसके बारे में। यानी टेबल है, अगर टेबल को आपने किसी मौके पे इट लिखा है तो इट्स का अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब ये होगा कि इट के बारे में कोई चीज है जो उसकी इट की मौजूद है। मगर ये शॉर्ट फॉर्म है एक्चुअली इट हैज या इट इज का। तो आमतौर पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ITS जो है ना वो इट की जितनी भी चीजें हैं ना, उसके लेग्स हैं, उसके पॉ हैं, उसके आईज हैं, तो वो इट्स में ITS में आएगा, अपॉस्ट्रोफी नहीं होगा। और इट अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब ये हुआ कि इट इज या इट हैज। ये कॉमन मिस्टेक है कि ITS की जगह IT अपॉस्ट्रोफी एस लिख देते हैं लोग, और IT अपॉस्ट्रोफी एस जहां लिखना चाहिए वहां पे ITS लिख देते हैं।
ये कॉमन मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। बिटवीन, टू एंड फ्रॉम। देखिए अगर आप लिख रहे हैं कि एट द he owes me between 2000 to 3000 रुपीज, कि वो जो है उसने मुझसे उधार लिया था, वापस नहीं किया। he owes me between 2000 to 3000 रुपीज, ये गलत है। बिटवीन का जब इस्तेमाल होगा तो दो फिगर्स के बीच में एंड लिखेंगे। he owes me या पाकिस्तान owns IMF between इतना फिगर एंड इतना फिगर। So Pakistan owes IMF between $2,000 and $3,000। मगर अगर फ्रॉम और टू का इस्तेमाल करना है तो फिर बिटवीन इस्तेमाल नहीं होगा। तो फ्रॉम 2000 to 3000 people took part in the rally। between 2000 and 3000, फिर वो बिटवीन जब आपने इस्तेमाल किया तो एंड इस्तेमाल होगा दोनों फिगर्स के बीच में, 2000 के और 3000 के बीच में। बिटवीन 2000 and 3000 people took part in the rally। बिटवीन में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो साथ में एंड होगा फिगर्स के बीच में, और अगर फ्रॉम लिखेंगे तो फ्रॉम 2000 to 3000 people took part in the rally। वहां पर एंड नहीं होगा, वहां पर टू होगा। फ्रॉम के साथ टू होगा, बिटवीन के साथ एंड होगा। रिजीम, रिजीम देखिए रिजीम जो है सिर्फ उन हुकूमतों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो ये समझते हैं रिजीम हर गवर्नमेंट के बारे में लिख सकते हैं आप। रिजीम सिर्फ उस गवर्नमेंट के बारे में लिखा जाता है जो कि नाजायज हो, जो कि जबरदस्ती कायम की गई हो। तो मिलिट्री रूलर की जो गवर्नमेंट है उसको तो आप जियाउल हक रिजीम, ठीक है, मगर इमरान के रिजीम को कहना, इमरान को रिजीम कहना, इमरान की हुकूमत को रिजीम कहना जाती है। क्योंकि बहरहाल जैसा भी इलेक्शन था, अच्छा था बुरा था जैसा भी था, मतलब ये कि लूजली आप ये कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो वो आप उसको रिजीम बाहर बना लिखें। ये मैंने देखा है कि बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी भी ये गलती करते हैं कि हर गवर्नमेंट को रिजीम लिखना कि भाई ये नया लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया है। गवर्नमेंट लोग लिखते हैं ना, आमतौर पर हर हुकूमत को गवर्नमेंट लिखते हैं, मगर मैंने रिजीम लिखा है। तो ये मैंने कोई अच्छा काम किया नहीं, कोई अच्छा काम नहीं किया, आपने गलती की है। रिजीम सिर्फ उस हुकूमत के लिए होता है जो कि नाजायज है। एडवाइस और एडवाइज, एडवाइस मशवरे को कहते हैं और एडवाइज मशवरा देना। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल, नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है तो एडवाइस लिखेंगे विद ए सी, और जब वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा तो एस लिखेंगे विद एन एस, ठीक है। एडवाइस इसी तरह से प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस का है TICE उस वक्त इस्तेमाल होता है जब नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो, और जब प्रैक्टिसिंग पियानो, प्रैक्टिसिंग सर बंगाली, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन, प्रैक्टिसिंग जर्नलिज्म, प्रैक्टिसिंग लॉयर, तब एस इस्तेमाल हो। क्लीशे, फिर इसमें वही बात है कि क्लीशे का इस्तेमाल बहुत गलत होता है, नहीं करना चाहिए। इट मे बी मेंशन हियर दैट, ये कॉमन फ्रेज है जो कि बहुत से राइटर्स लिखते हैं कि इट मे बी, मतलब और चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं तो वो कहते हैं यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है। तो ये जो है इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको जो कहना है कह दें। इट मे बी स्टेटेड हियर और मेंशन हियर दैट, ये करने की ऑल एंड सन्ड्री, ऑल के साथ हमेशा सन्ड्री लिखते हैं। ये मतलब ये दो चार क्लीशेस ऐसे हैं जो कि हर जगह इस्तेमाल होते हैं। तो ये लेक्चर का टाइम खत्म हो रहा है, तो मैंने क्विकली जो है वो ये आपको मतलब बताना चाहा कि मतलब ये कि आप अखबार देखें और उसके बाद गौर करना शुरू करें कि इसमें भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। अखबार बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत गलतियाँ होती हैं, ठीक है।
अच्छा, अब ये 1 मिनट से भी कम रह गया, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना वो कैप्शंस लिखना लिखना सिखाएंगे। हेडलाइंस का लेक्चर दे दिया था मैंने, बल्कि ऐसा करते हैं कि हेडलाइंस और कैप्शंस नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, तो उसकी फिर स्लाइड्स बना के लाऊंगा। दोनों ही, यानी मुख्तसरन मैं बताऊं, दोनों प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। बुनियादी फर्क ये है कि हेडलाइंस में आपको छूट होती है कि आप ए द वगैरह वगैरह का इस्तेमाल कम करें ना करें, जबकि कैप्शन में आपको पूरे पूरे जुमले लिखने चाहिए। प्रेजेंट टेंस में ये भी लिखा जाता है आमतौर पर, पास्ट में भी लिख सकते हैं कैप्शन, मगर आमतौर पर कैप्शन प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है क्योंकि तस्वीर सामने होती है। मगर हेडलाइंस और कैप्शंस दोनों प्रेजेंट